महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद चुनाव सुधार पर चर्चा जारी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ईवीएम को चुनाव सुधार की दिशा में बताया ऐतिहासिक कदम। गृह मंत्री अमित शाह भी चर्चा में लेंगे हिस्सा। राज्यसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चल रही है चर्चा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा चर्चा का करेंगे समापन। विपक्षी सदस्यों ने भी रखे अपने विचार। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश दौरों पर उठाए सवाल। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने कहा, अहम समय पर कहां गायब रहते हैं राहुल गांधी। राहुल पर लगाया प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप। दस प्रतिशत उड़ान कटौती के बाद इंडिगो के पास आज शाम 5 बजे तक का वक्त डीजीसीए के समक्ष जमा करना है अपना रिवाइज्ड शेड्यूल। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को कल पेश होने के लिए भेजा सम्मन। भारत के लिए गर्व का पल। दीपावली यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल। लाल किले में यूनेस्को के 20वें सत्र में हुई घोषणा। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात संसद के शीतकालीन सत्र की। लोकसभा में आज प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला। इस दौरान सांसदों ने जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी अलग अलग मंत्रालयों से पूछे, जिनका जवाब संबंधित मंत्रियों ने दिया। लोकसभा में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने के बाद चुनाव सुधारों पर चर्चा की शुरुआत की गई। गौरतलब है कि लोकसभा में कल चुनाव सुधारों पर शुरू हुई थी चर्चा, और चर्चा का समापन आज शाम गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष की ओर से तीखे वार पलटवार किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चल रही चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष को जमकर घेरा और तंज कसते हुए कहा कि बिहार चुनाव में हल्ला मचाने वाली कांग्रेस केवल 5 सीटों पर आकर सिमट गई। आपको बताऊं सर, काइंडली बी सीटेड। बिहार में चुनाव हुआ, इतना हंगामा किया, इनको सिर्फ 5 सीट आई कांग्रेस पार्टी की। जब आप सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर हैं और आप वहां विषय रख रहे हैं, तो उसी विषय को आपके यहां उठाने का अधिकार है क्या? मेरी समझदारी में नहीं है। जब उन्होंने खुद स्वीकार किया, मिस्टर वेणुगोपाल, यू mentioned before this honorable house that you are a petitioner in the Supreme Court about SIR and other illegalities. If that is the position, I am sorry, you should not have spoken on this issue at all. That is the norm of this parliament. लोकसभा चुनाव में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने घुसपैठ को देश की बड़ी समस्या बताया। लोकसभा में जब इस पर चर्चा हुई तो उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने एसआईआर के विरोध और घुसपैठ को समर्थन देने वाले विपक्ष के रवैये पर भी सवाल खड़े किए। देश के अंदर अध्यक्ष जी, घुसपैठिए की समस्या एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम सब जानते हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, सब जानते हैं कि इस देश में बड़ी संख्या में घुसपैठिए हैं। देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग कोनों में, और इन प्रकारेण इन घुसपैठियों ने आधार कार्ड भी बनवा लिया है, वोटर कार्ड भी बनवा लिया है और चुनाव की प्रक्रिया में प्रतिभाग भी कर रहे हैं। यह देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अगर देश की सरकार कहती है कि घुसपैठियों को हम वोट का अधिकार नहीं देंगे, उनका नाम हम मतदाता सूची से काट देंगे, तो हमारे कुछ विपक्षी दल के साथियों का मन द्रवित हो जाता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर के रेलवे स्टेशंस के नवनिर्माण और आधुनिकीकरण की व्यापक पहल की गई है। इसी कड़ी में सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की है। जिस तरह से इन 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई पहल की है, स्टेशंस को नवनिर्माण करने के लिए, उनका पुनर्निर्माण करने के लिए एक अमृत भारत स्टेशन योजना आरंभ की है। और ये आज के समय में पूरे विश्व में
सबसे बड़ा स्टेशन का रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है। 1300 से ज्यादा स्टेशनों का रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है। 160 स्टेशन का काम कंप्लीट हो गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश भर में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर सफाई को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे यात्रियों को बेहतर और स्वच्छ वातावरण मिल सके। उन्होंने बताया कि इन पहलों के चलते नए मानक स्थापित हुए हैं। देश भर में हाइजीन पे माननीय अध्यक्ष जी, आप सभी सांसद महोदय भी जानते हैं, इन 11 वर्षों में इतना बड़ा परिवर्तन आया है। अगर आज से 12-15 साल पहले किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाते थे तो वहाँ की परिस्थिति और वहाँ का जो एक वातावरण था, उसको हम सब जानते हैं कि किस तरह का वातावरण था। आज स्टेशंस पे सफाई का एक इतना प्रयास चल रहा है, एक नया स्टैंडर्ड सेट हुआ है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि स्कूली शिक्षा में डिजिटल क्लासरूम और स्किल बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है। मूलतः स्कूली शिक्षा राज्य का विषय है, लेकिन सरकार समग्र शिक्षा योजना के तहत केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से राज्यों को सहायता कर रही है। शिक्षा मूलतः राज्यों की, स्कूली शिक्षा मूलतः राज्यों की दायित्व में चलने वाला एक व्यवस्था है, लेकिन भारत सरकार अभी समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्यों को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई है। उसकी सविशेष विवरण ईयर वाइज एलोकेशंस क्या किया गया है, किस किस सेक्टर को प्रायोरिटी दिया गया है, उसकी उल्लेख किया गया है। इसी साल बजट में इसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं का घोषणा किया गया है। आने वाले दिनों में 1-2 सालों के अंदर भारत की सभी सेकेंडरी स्कूल में, जितने हाई स्कूल से सेकेंडरी स्कूल से सभी में ब्रॉडबैंड और भारत नेट के तहत सभी में इंटरनेट, आज स्कूल में लगभग 60% इंटरनेट पेनिट्रेशन है। इसको कम से कम 9 to 12 के अंदर सभी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट की व्यवस्था करने की, बजटीय व्यवस्था करने की घोषणा इस बार बजट में किया गया है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी बताया कि तकनीक के विकास के साथ साथ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी। इसके लिए सिर्फ डिजिटल बोर्ड ही नहीं, अपितु कनेक्टिविटी को ग्लोबल नेटवर्क से भी जोड़ने की आवश्यकता है। आगे चल के एजुकेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवेन होगी, उसकी मूल आवश्यकता इंफ्रास्ट्रक्चर होगी। केवल डिजिटल क्लास ब्लैक बोर्ड नहीं, डिजिटल बोर्ड नहीं है, उसकी कनेक्टिविटी और ग्लोबल नेटवर्क में जुड़ने के लिए व्यवस्था का आवश्यकता होगी। इसी बजट में उसकी घोषणा हुई है। दूसरी, इन दिनों में विद्यार्थियों में कैपेसिटी बढ़े, स्किल बढ़े, वो इनोवेशन की ओर जाए। अटल टिंकरिंग लैब की एक सक्सेसफुल प्रयोग देश की 10,000 स्कूलों में हुई है। उसी सफलता को आगे देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको और एक बृहत आकार देने की निर्णय किया। इसी बार भी बजट में आने वाले 5 साल में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब सरकारी स्कूलों में खुलने की व्यवस्था की गई है। जो हमारी राज्यों की द्वारा चलने वाला डाइट है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एलिमेंट्री टीचर्स कैपेसिटी के लिए, उसको लगभग एक आधुनिकीकरण का भारत सरकार आर्थिक मदद लगभग सभी डाइट्स को देने की व्यवस्था की है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि भारत अनाज उत्पादन में तीसरे स्थान पर होने के बावजूद पर्याप्त भंडारण क्षमता के अभाव में बड़ी मात्रा में अन्न की बर्बादी होती है। भारत में किसानों को पहले भंडारण के लिए दूर दूर तक गोदाम ढूंढने पड़ते थे, लेकिन अब सरकार गोदामों को किसानों के नजदीक लाने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पायलट परियोजना के तहत 11 राज्यों में 11 गोदामों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा सरकारी संस्था पैक्स के माध्यम से भी ग्रामीण स्तर पर भंडारण सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। हमारे मंत्रालय उत्तर प्रदेश में सहकारी समिति के माध्यम से अन्न भंडारण क्षमता बढ़ाने पे बल दे रही है। यानी कि ये योजना तो लाई है, लेकिन वो पैक्स के माध्यम से लाई है, तो पैक्स को और एक बिजनेस मिले, पैक्स आर्थिक दृष्टया उससे और मजबूत हो, इसके माध्यम से ये योजना बनाई गई है। इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो 11 प्रोजेक्ट हमने बना है देश भर में, उसके तहत मिर्जापुर जिले में 1500 मीट्रिक टन के गोदाम का निर्माण
किया जा चुका है और ये गोदाम एफसीआई द्वारा किराए पे लिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 24 अन्य पैक्स भी चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से सभी 24 पैक्स को हायरिंग का आश्वासन भी दिया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने शीत ऋतु में कृषि बुआई में हुई उल्लेखनीय वृद्धि से संबंधित जानकारी सदन के सामने रखी। इस सीजन 5 दिसंबर तक चालू शीत ऋतु में रबी फसलों के तहत बुआई का कुल क्षेत्रफल 469 लाख हेक्टेयर से अधिक रहा, जो पिछले वर्ष 451.12 लाख हेक्टेयर की तुलना में 27.89 लाख हेक्टेयर अधिक है। वित्त वर्ष 2025-26 में 241.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं, 10.98 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में चावल और 106.21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दलहन की खेती अब तक की जा चुकी है। एक और जहां श्री अन्न और मोटे अनाज के तहत 5 दिसंबर तक 36.28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया, वहीं तिलहन के लिए बुआई का क्षेत्र 84.14 लाख हेक्टेयर रहा। इस वर्ष दलहन में ग्राम की बुआई का क्षेत्र 77.84 लाख हेक्टेयर रहा, जो कि बीते वर्ष की समान अवधि में 75.16 लाख हेक्टेयर था। मंत्रालय ने कहा कि बुआई के क्षेत्र में वृद्धि से उत्पादन में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने में भी सहायता मिलेगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी अभी तक ये समझ नहीं पाए हैं कि उनकी हार का कारण वोट चोरी नहीं, बल्कि उनका जनादेश खत्म हो जाना है। पासवान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का जनाधार लगातार कमजोर हुआ है और आज की तारीख में पार्टी जनता का विश्वास खो चुकी है। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता, खास तौर पर राहुल जी, जब तक इस बात को समझेंगे नहीं कि यहाँ पे वोट चोरी नहीं, उनका जनादेश चोरी हो चुका है भाई। उनके पास अब कोई जनाधार बचा ही नहीं है। और जब तक ये बहानेबाजी बनाते रहेंगे और ये आत्ममंथन नहीं करेंगे कि कारण क्या है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये चुनाव हार रहे हैं, स्वयं को अराजकता की ओर ये लेकर जा रहे हैं। लोकसभा में अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब की आप सरकार और केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि वोट चोरी तो बहुत छोटी बात है, पंजाब में तो सरकार ही चोरी हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने पूरी पंजाब सरकार ही हाईजैक कर ली है। पंजाब में एक तरह से डमी सीएम और मंत्री हैं। सिस्टम का ये हाल हो गया है कि मैं एक पंजाब स्टेट से आती हूं, जहां एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार हैज बीन हाईजैक्ड बाय द आम आदमी एक्स corrupt minister केजरीवाल चीफ मिनिस्टर who is out on bail। हमारी तो सारी वोट चोरी तो इतनी छोटी बात, हमारी तो सारी सरकार की चोरी हो गई है सर। क्या रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आज है मानव अधिकार दिवस। दिल्ली के भारत मंडपम में मानव अधिकार दिवस समारोह आयोजित किया गया। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस मौके पर राष्ट्रपति ने NHRC की मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया। इसके उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्र भी मौजूद रहे। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की एक रिपोर्ट। दिल्ली के भारत मंडपम में बुधवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित मानव अधिकार दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। इस मौके पर उन्होंने NHRC की मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। दैनिक आवश्यकताएं, सभी के लिए सार्वजनिक सेवाएं और सम्मान विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मानवाधिकार सामाजिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। मानवाधिकारों में बिना डर के जीने का अधिकार, बिना रुकावट के सीखने का अधिकार, बिना शोषण के काम करने का अधिकार और गरिमा के साथ बुढ़ापा बिताने का अधिकार शामिल है।
उन्होंने ये भी कहा कि ये बड़े संतोष की बात है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय समुदाय के लोगों, महिलाओं और बच्चों से जुड़े अनेक विषयों का स्वयं संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा के लिए बेहतरीन काम करने पर मानव अधिकार आयोग को बधाई भी दी। महिलाओं का सशक्तिकरण और कल्याण मानव अधिकार के प्रमुख आधार स्तंभ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा मिला है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां बेटियों की संख्या कम है। मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि सरकार की अनेक प्रभावी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बल मिला है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता है कि आयोग द्वारा सार्वजनिक स्थानों और कर्मस्थलों में महिलाओं की सुरक्षा के विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। समारोह के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 25 में कही गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार है। Article 25(1) of the Universal Declaration of Human Rights 1948 says, everyone has the right to a standard of living adequate for health and well-being of himself and his family, including food, clothing, housing, and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age, and other lack of livelihood in circumstances beyond his control. इस मौके पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम ने अपने संबोधन में कहा कि इस साल मानवाधिकार दिवस की थीम दैनिक जीवन में मानवाधिकारों की अनिवार्यता है। हमारा उद्देश्य है कि इस रोजमर्रा के अनुभवों और मानवाधिकार सिद्धांत के बीच के अंतर को खत्म कर सकें। United Nations has chosen human rights, our everyday essentials, as the theme for Human Rights Day. The purpose of choosing this theme, according to the United Nations, is to reaffirm the values of human rights and to show that they remain a winning proposition for humanity. According to the United Nations, the theme of this year's Human Rights Day is aimed at bridging the gap between human rights principles and our everyday experiences so that we spark awareness, inspire confidence, and encourage collective action. इस सम्मेलन में सभी के लिए बुनियादी सुविधाएं, एक मानव अधिकार दृष्टिकोण और सभी के लिए सार्वजनिक सेवाएं और सम्मान सुनिश्चित करना विषय पर भी सत्र आयोजित किए गए। समारोह के दौरान यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल का संदेश भी पढ़ा गया। गौरतलब है कि 1950 से 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला मानव अधिकार दिवस 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाए जाने की याद में मनाया जाता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भारत मंडपम में राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया। इस मौके पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये मानव अधिकार का दिन केवल एक दिन न मनाकर 365 दिन इसका पालन किया जाना चाहिए। कैमरामैन राजेश रिक्की और राहुल चोपड़ा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। आज राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। जैसा कि हमने आपको बताया, डीडी न्यूज से खास बातचीत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम ने कहा कि मानवाधिकार का उल्लंघन सिर्फ सरकारी लोगों के कहने पर ही नहीं बल्कि गैर सरकारी लोगों के कहने पर भी होता है। एक वकील और एक जज के तौर पर मैंने इसे लगभग 40 सालों तक बहुत करीब से देखा है। Human rights violations take place not merely at the instance of the state actors but also at the instance of non-state actors. This, as a lawyer and as a judge, I have watched very closely for about 40 years when my journey started in the legal field. So what it signifies to me is that people should learn to respect other people's rights. That is why the Universal Declaration of Human Rights itself says the purpose of this document is to encourage people to respect each other's rights. If we don't respect each other's rights, you cannot enforce your own rights.
केंद्र सरकार के कड़े रुख के बाद अब देश भर में इंडिगो की सेवाएं सामान्य होती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि इंडिगो के ऑपरेशन में 10% की कटौती की गई है। इसके बाद इंडिगो का दावा है कि वो अपनी 1900 से ज्यादा फ्लाइट्स को सामान्य तरीके से ऑपरेट कर पा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा की ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार के सख्त रुख के बाद अब देश भर में इंडिगो की सेवाएं सामान्य होती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल हम दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और T1 की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो आप एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे तमाम एयरलाइंस कंपनीज का काउंटर हैं। और कल तक हम देखते थे कि इंडिगो का जो काउंटर है वहाँ पर यात्री पहुँचते थे और स्टाफ के साथ कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बदसलूकी भी देखी गई। लेकिन अब चीज़ें सामान्य होती हुई नजर आ रही हैं। कुछ यात्री यहाँ पर जरूर पहुँच रहे हैं। जो समस्याएं हैं वो कैंसिलेशन से जुड़ी नहीं है, बल्कि कुछ और समस्याएं लेकर यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। इंडिगो ऐसा दावा कर रहा है कि देश भर में करीब 1900 से ज़्यादा फ्लाइट अब ऑपरेट करने में वो कामयाब हुए हैं। हालांकि जो इंडिगो है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिलाकर करीब 138 डेस्टिनेशंस पर करीब 2300 के आसपास जो फ्लाइट है वो ऑपरेट करता है। लेकिन अब सरकार ने ये फैसला किया है कि इंडिगो के 10% जो ऑपरेशन है उसमें कटौती की जाए। हालांकि अभी भी देश भर में कई ऐसी फ्लाइट्स हैं इंडिगो की जो कि कैंसिल हैं, लेकिन उसकी जानकारी पहले ही यात्रियों को दी जा चुकी है। और इसके अलावा इंडिगो का यह भी कहना है कि करीब 850 करोड़ के आसपास का जो रिफंड है वो भी यात्रियों को किया गया है और करीब 5000 के आसपास जो बैगेज हैं जो यात्रियों के फंसे हुए थे वो भी लौटाए गए हैं। इसके अलावा केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने यह भी साफ किया है कि हम बाकी जो एयरलाइंस कंपनीज हैं उनको एनकरेज कर रहे हैं कि वो इंडियन एविएशन मार्केट में आएँ और अपनी फ्लाइट्स को ऑपरेट करें। यानी कि आने वाले दिनों में हम ये भी देख सकते हैं कि कुछ और कंपनीज भारतीय एविएशन मार्केट में आ सकती हैं और अपनी हिस्सेदारी जो है वो दिखा सकती हैं। लेकिन फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट पर चीजें सामान्य होती हुई नजर आ रही हैं। देवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में इंडिया इंटरनेशनल फोरम ऑन माइन एक्शन एंड सेफ्टी यानी IIFOMAS का दूसरा वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन हॉराइजन सेफर वर्ल्ड फाउंडेशन, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों की परिषद और क्लॉज ने मिलकर किया है। खतरे को हटाना, विकास को हासिल करना सम्मेलन की थीम थी। उनको कैजुअलिटी होकर के डेथ भी हो जाती है, कैसे हम इसको दूर कर सकें। तो ये एक इंडिया का इनिशिएटिव है। ये इंडिया इंटरनेशनल फोरम ऑफ माइन एक्शन एंड सेफ्टी का सेकेंड सिंपोजियम ऑर्गेनाइज हुआ आज, और इस सिंपोजियम में हम डिस्कस करते हैं लैंड माइंस एंड अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस, जो कि जहाँ पर भी युद्ध होता है, लड़ाइयाँ होती हैं और बारूदी सुरंगें और बॉम्ब्स जो ब्लास्ट नहीं होते वो वहाँ फैल जाते हैं, उनको कैसे रिमूव किया जाए और उनसे क्या क्या कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं, कैसे लोगों को इफेक्ट होता है, कैसे बच्चे और फैमिली जो सिविलियंस हैं उनको पता नहीं है और वो उससे उनको कैजुअलिटी होकर के डेथ भी हो जाती है, कैसे हम इसको दूर कर सकें। भारत के प्रमुख सांस्कृतिक और आध्यात्मिक त्योहारों में से एक दीपावली को आज संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। इसकी घोषणा करते हुए संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह प्रत्येक भारतीय के लिए एक भावुक क्षण है। उन्होंने कहा कि दीपावली केवल मनाई ही नहीं जाती, बल्कि इसे पीढ़ियों तक महसूस किया जाता है, जिया जाता है और आत्मसात किया जाता है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह मान्यता केवल एक सम्मान नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि दीपावली एक जीवंत विरासत बनी रहे। भारतवासियों के लिए अत्यंत खुशी का विषय कि हमारी इस परंपरा का, हमारे इस त्यौहार का, जो त्यौहार सर्वस्पर्शी है, सर्व समावेशी है, सबके जीवन में रोशनी लाने के संकल्प के साथ में मनाया जाता है। वो त्यौहार जो असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, ऐसे त्यौहार को विश्व धरोहर की सूची में मान्यता की दिया जाना निश्चित रूप से हम सब के लिए अत्यंत प्रसन्नता और सौभाग्य का विषय है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और आभार ज्ञापित करते हुए उनको पहली बधाई देना चाहता हूं। उजाले के त्योहार दीपावली के यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा कि देश और दुनिया भर के लोगों में गजब का उत्साह है।
दीपावली हमारी संस्कृति और मूल्यों से जुड़ा त्योहार है। ये हमारी सभ्यता की आत्मा है। ये रोशनी और सच्चाई का प्रतीक है। यूनेस्को की अमूर्त विरासत की सूची में दीपावली के शामिल होने से इस त्योहार की दुनिया भर में लोकप्रियता बढ़ेगी। प्रभु श्री राम के आदर्श हमें रास्ता दिखाते रहें। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। वो सिर्फ एक नाम नहीं, एक पहचान है। वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक मिसाल है। हर कदम पर बदलाव की इबारतें लिखने वाली, हर सोच को नई रोशनी देने वाली, यही है तेजस्विनी। डीडी न्यूज का वो मंच जहां हर महिला की कहानी बनती है दूसरों के लिए प्रेरणा, शक्ति और साहस का प्रतीक। तेजस्विनी, एक ऐसा सफर जो हर नारी के हौसलों को करता है सलाम। महिलाओं पर केंद्रित देश का सबसे लंबे समय तक चलने वाला कार्यक्रम तेजस्विनी अब लौट रहा है वही जज्बा, वही जुनून, नई उम्मीदों और नई कहानियों के साथ। तेजस्विनी जल्द देखिए सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर खबर की बारीकी से होती है पड़ताल, खबर के पीछे का सच और उसका सटीक विश्लेषण आप तक लेकर आते हैं हम। चाहे बात सियासत की हो या अंतर्राष्ट्रीय जगत, ग्राउंड जीरो से रखते हैं खबर पर पहली नजर। देखिए हमारा खास शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच, रोजाना सुबह 10:30 बजे और दोपहर 2 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। वक्त बदला है, तेवर नहीं, रोटूक कहने का है अंदाज वही। न फेक एजेंडा की बिसात, न झूठ का जाल, सिर्फ तथ्य, तर्क और तीखे सवाल। देखिए मेरे साथ 2 टूक सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, एसआईपी से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी दीपाली। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद चुनाव सुधार पर चर्चा जारी।
केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ईवीएम को चुनाव सुधार की दिशा में बताया ऐतिहासिक कदम। गृह मंत्री अमित शाह भी चर्चा में लेंगे हिस्सा। राज्यसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चल रही है चर्चा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा चर्चा का करेंगे समापन। विपक्षी सदस्यों ने भी रखे अपने विचार। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश दौरों पर उठाए सवाल। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने कहा, अहम समय पर कहां गायब रहते हैं राहुल गांधी। राहुल पर लगाया प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप। 10% उड़ान कटौती के बाद इंडिगो के पास आज शाम 5 बजे तक का वक्त डीजीसीए के समक्ष जमा करना है अपना रिवाइज्ड शेड्यूल। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को कल पेश होने के लिए भेजा समन। भारत के लिए गर्व का पल, दीपावली यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल। लाल किले में यूनेस्को के 20वें सत्र में हुई घोषणा। प्रधानमंत्री ने जताई खुशी, कहा दीपावली हमारी संस्कृति और मूल्यों से जुड़ा त्योहार। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। लोकसभा में आज प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला। इस दौरान सांसदों ने जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी अलग अलग मंत्रालयों से पूछे, जिनका जवाब संबंधित मंत्रियों ने दिया। लोकसभा में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने के बाद चुनाव सुधारों पर चर्चा की शुरुआत की गई। गौरतलब है कि लोकसभा में कल चुनाव सुधारों पर चर्चा शुरू हुई थी। चर्चा का समापन आज शाम गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष की ओर से तीखे वार पलटवार किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चल रही चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष को जमकर घेरा और तंज कसते हुए कहा कि बिहार चुनाव में हल्ला मचाने वाली कांग्रेस केवल 5 सीटों पर आकर सिमट गई। बताऊं सर, काइंडली बी सीटेड। बिहार में चुनाव हुआ, इतना हंगामा किया, इनको सिर्फ 5 सीट आई कांग्रेस पार्टी की। जब आप सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर हैं और आप वहां विषय रख रहे हैं, तो उसी विषय को आपके यहां उठाने का अधिकार है क्या? मेरी समझदारी में नहीं है। जब उन्होंने खुद स्वीकार किया, मिस्टर वेणुगोपाल, यू mentioned before this honorable house that you are a petitioner in the Supreme Court about SIR and other illegalities. If that is the position, I am sorry, you should not have spoken on this issue at all. That is the norm of this parliament. लोकसभा में चुनाव में सुधारों पर चर्चा के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने घुसपैठ को देश की बड़ी समस्या बताया। उन्होंने एसआईआर के विरोध और घुसपैठ को समर्थन देने वाले विपक्ष के रवैये पर भी सवाल खड़े किए। देश के अंदर अध्यक्ष जी, घुसपैठिए की समस्या एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम सब जानते हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, सब जानते हैं कि इस देश में बड़ी संख्या में घुसपैठिए हैं। देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग कोनों में, और इन केन प्रकारेण इन घुसपैठियों ने आधार कार्ड भी बनवा लिया है, वोटर कार्ड भी बनवा लिया है और चुनाव की प्रक्रिया में प्रतिभाग भी कर रहे हैं। यह देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अगर देश की सरकार कहती है कि घुसपैठियों को हम वोट का अधिकार नहीं देंगे, उनका नाम हम मतदाता सूची से काट देंगे, तो हमारे कुछ विपक्षी दल के साथियों का मन द्रवित हो जाता है। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार और अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि वोट चोरी तो बहुत छोटी बात है, पंजाब में तो सरकार ही चोरी हो गई है।
उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने पूरी पंजाब सरकार ही हाईजैक कर ली है। पंजाब में एक तरह से डमी मुख्यमंत्री और मंत्री हैं। सिस्टम का ये हाल हो गया है कि मैं एक पंजाब स्टेट से आती हूं, जहां एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार हैज बीन हाईजैक्ड बाय द आम आदमी एक्स करप्ट मिनिस्टर केजरीवाल, चीफ मिनिस्टर, हु इज आउट ऑन बेल। हमारी तो सारी वोट चोरी तो इतनी छोटी बात, हमारी तो सारी सरकार की चोरी हो गई है सर। हरसिमरत कौर बादल ने आप पर निशाना साधा है। जैसा कि हमने आपको बताया, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पंजाब में केजरीवाल सरकार ने जो सरकार को हाईजैक कर लिया है अरविंद केजरीवाल ने, तो ये थी। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब में एक तरह से डमी सीएम और मंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल एक तरीके से सरकार चला रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर के रेलवे स्टेशनों के नवनिर्माण और आधुनिकीकरण की व्यापक पहल की गई है। इसी कड़ी में सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की है। जिस तरह से इन 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई पहल की है, स्टेशंस को नव निर्माण करने के लिए, उनका पुनर्निर्माण करने के लिए एक अमृत भारत स्टेशन योजना आरंभ की है और ये आज के समय में पूरे विश्व में सबसे बड़ा स्टेशन का रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है। 1300 से ज़्यादा स्टेशनों का रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है। 160 स्टेशन का काम कंप्लीट हो गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश भर में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रेलवे स्टेशनों पर सफाई को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे यात्रियों को बेहतर और स्वच्छ वातावरण मिल सके। उन्होंने बताया कि इन पहलों के चलते नए मानक स्थापित हुए हैं। देश भर में हाइजीन पे माननीय अध्यक्ष जी, आप सभी सांसद महोदय भी जानते हैं, इन 11 वर्षों में इतना बड़ा परिवर्तन आया है। अगर आज से 12-15 साल पहले किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाते थे तो वहाँ की परिस्थिति और वहाँ का जो एक वातावरण था, उसको हम सब जानते हैं कि किस तरह का वातावरण था। आज स्टेशंस पे सफाई का एक इतना प्रयास चल रहा है, एक नया स्टैंडर्ड सेट हुआ है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान राष्ट्रगीत नहीं गाने को लेकर विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कविता के जरिए कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष किया। वंदे मातरम है हमारी शक्ति, वंदे मातरम है हमारी भक्ति, वंदे मातरम था हमारा जंग, अंग्रेजों का सपना हुआ था भंग। हम सब बोलते मातरम वंदे, क्योंकि हम है भारत माता के बंदे। कांग्रेस वाले काम करते थे गंदे, कांग्रेस वाले काम करते थे गंदे। पार्लियामेंट्री वर्ड सिर्फ बोले। नरेंद्र मोदी जी ने बंद किए हैं इनके धंधे। मैं बोल। अब हम नहीं रहे अंधे, अब हम नहीं रहे अंधे, हम तो एनडीए के हैं खंदे। बिहार से भाजपा के राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान कहा कि वंदे मातरम बिहार के लोगों के दिलों में बसता है। बिहार के लोग वंदे मातरम के साथ खड़े हैं और उसे गाते रहेंगे। बिहार का हर बच्चा, हर युवा और हर नागरिक स्कूल में, सार्वजनिक समारोहों में, खेल मैदानों में गर्व से, आदर से और दृढ़ संकल्प के साथ वंदे मातरम के साथ खड़ा है, वंदे मातरम गाता है। बिहार के लोग कभी राष्ट्रभक्ति के भाव से डगमगाए नहीं। यह गीत आज भी बिहार की धड़कन में बसता है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि स्कूली शिक्षा में डिजिटल क्लासरूम
और स्किल बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मूलतः स्कूली शिक्षा राज्य का विषय है, लेकिन सरकार समग्र शिक्षा योजना के तहत केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से राज्यों की सहायता कर रही है। शिक्षा मूलतः राज्यों की, स्कूली शिक्षा मूलतः राज्यों की दायित्व में चलने वाला एक व्यवस्था है, लेकिन भारत सरकार अभी समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्यों को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई है। उसकी सविशेष विवरण ईयर वाइज एलोकेशंस क्या किया गया है, किस किस सेक्टर को प्रायोरिटी दिया गया है, उसकी उल्लेख किया गया है। इसी साल बजट में इसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं का घोषणा किया गया है। आने वाले दिनों में 1-2 सालों के अंदर भारत की सभी सेकेंडरी स्कूल में, जितने हाई स्कूल से सेकेंडरी स्कूल से सभी में ब्रॉडबैंड और भारत नेट के तहत सभी में इंटरनेट, आज स्कूल में लगभग 60% इंटरनेट पेनिट्रेशन है। इसको कम से कम 9 to 12 के अंदर सभी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट की व्यवस्था करने की, बजटीय व्यवस्था करने की घोषणा इस बार बजट में किया गया है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी बताया कि तकनीक के विकास के साथ साथ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी। इसके लिए सिर्फ डिजिटल बोर्ड ही नहीं, अपितु कनेक्टिविटी को ग्लोबल नेटवर्क से भी जोड़ने की आवश्यकता होगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों में स्किल बढ़े और वो इनोवेशन की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। इसके लिए देश भर में अटल टिंकरिंग लैब पर भी फोकस किया जा रहा है। आगे चल के एजुकेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवेन होगी, उसकी मूल आवश्यकता इंफ्रास्ट्रक्चर होगी। केवल डिजिटल ब्लैक बोर्ड नहीं, डिजिटल बोर्ड नहीं है, उसकी कनेक्टिविटी और ग्लोबल नेटवर्क में जुड़ने के लिए व्यवस्था का आवश्यकता होगी। इसी बजट में उसकी घोषणा हुई है। दूसरी, इन दिनों में विद्यार्थियों में कैपेसिटी बढ़े, स्किल बढ़े, वो इनोवेशन की ओर जाए। अटल टिंकरिंग लैब के एक सक्सेसफुल प्रयोग देश की 10,000 स्कूलों में हुई है। उसी सफलता को आगे देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको और एक बृहत आकार देने की निर्णय किया। इसी बार भी बजट में आने वाले 5 साल में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब सरकारी स्कूलों में खुलने की व्यवस्था की गई है। जो हमारी राज्यों की द्वारा चलने वाला डाइट है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एलिमेंट्री टीचर्स कैपेसिटी के लिए, उसको लगभग एक आधुनिकीकरण का भारत सरकार आर्थिक मदद लगभग सभी डाइट्स को देने की व्यवस्था की है। क्या रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। तेरा ये बिजनेस एक मास्टर स्ट्रोक है यार, है ना? पर मुझे लोन कौन देगा यार? ओह गॉड, सचिन क्यों देगा मुझे लोन? अरे मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें एमएसएमई बॉब डिजी उद्यम के साथ 100% डिजिटल प्रोसेस, अप्रूवल इन मिनट्स। बैंक ऑफ बड़ौदा से एमएसएमई लोन लेना भी मास्टर स्ट्रोक है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि भारत अनाज उत्पादन में तीसरे स्थान पर होने के बावजूद पर्याप्त भंडारण क्षमता के अभाव में बड़ी मात्रा में अन्न की बर्बादी होती है। किसानों को पहले भंडारण के लिए दूर दूर तक गोदाम ढूंढने पड़ते थे, लेकिन अब सरकार गोदामों को किसानों के नजदीक लाने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पायलट परियोजना के तहत 11 राज्यों में
11 गोदामों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा सरकारी संस्था पैक्स के माध्यम से भी ग्रामीण स्तर पर भंडारण सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। हमारे मंत्रालय उत्तर प्रदेश में सहकारी समिति के माध्यम से अंडर भंडारण क्षमता बढ़ाने पे बल दे रही है। यानी कि ये योजना तो लाई है, लेकिन वो पैक्स के माध्यम से लाई है, तो पैक्स को और एक बिजनेस मिले, पैक्स आर्थिक दृष्टि उससे और मजबूत हो, इसके माध्यम से ये योजना बनाई गई है। इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो 11 प्रोजेक्ट हमने बनाया है देश भर में, उसके तहत मिर्जापुर जिले में 1500 मीट्रिक टन के गोदाम का निर्माण किया जा चुका है और ये गोदाम एफसीआई द्वारा किराए पे लिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 24 अन्य पैक्स भी चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से सभी 24 पैक्स को हायरिंग का आश्वासन भी दिया। भाजपा ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश दौरों पर सवाल उठाए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने राहुल गांधी के महत्वपूर्ण समय पर गायब रहने पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि जब उपराष्ट्रपति के चुनाव होने वाले थे, राहुल गांधी तब भी बाहर थे। तुहिन सिन्हा ने सवाल पूछते हुए कहा कि उनकी ऐसी क्या मजबूरी है जो वो महत्वपूर्ण मौकों पर गायब हो जाते हैं। उन्होंने बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बनते जा रहे हैं। मैं रिकॉर्ड देख रहा था, पिछले 3 महीनों में 4 से 8 सितंबर के बीच वो भारत से बाहर थे। ये वो समय था जब वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव, देश के वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव जो है 9 सितंबर को होने वाले थे। सभी राजनीतिक पार्टियां विचार विमर्श कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी देश में नहीं थे, गायब थे। दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश के मामले में गिरफ्तारी के बाद उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। न्यायालय ने 18 दिसंबर तक आरोपियों और दिल्ली पुलिस दोनों पक्षों से अपनी अपनी दलीलों के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया है। अदालत का ये निर्देश अगली सुनवाई की रूपरेखा तय करेगा और याचिकाओं पर अंतिम फैसला इसी के बाद आएगा। इंडिगो ने हालिया व्यवधानों के बाद अपनी उड़ान सेवाओं को सामान्य करने के लिए 65,000 कर्मचारियों को सक्रिय रूप से लगाया है। सीईओ और उनकी टीम दिन रात काम कर रही है ताकि नेटवर्क की स्थिरता बहाल की जा सके। इंडिगो बोर्ड स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और संकट प्रबंधन समूह हर दिन बैठक कर रहा है ताकि जल्द से जल्द संचालन को सामान्य किया जा सके। एयरलाइन ने यात्रियों से विश्वास बनाए रखने की अपील की है। हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत के प्रमुख सांस्कृतिक और आध्यात्मिक त्योहारों में से एक दीपावली को आज संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। इसकी घोषणा करते हुए संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह प्रत्येक भारतीय के लिए एक भावुक क्षण है। उन्होंने कहा कि दीपावली केवल मनाई ही नहीं जाती बल्कि इसे पीढ़ियों तक महसूस किया जाता है और आत्मसात किया जाता है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह मान्यता केवल एक सम्मान नहीं है बल्कि यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि दीपावली एक जीवंत विरासत बनी रहे। भारतवासियों के लिए अत्यंत खुशी का विषय कि हमारी इस परंपरा का, हमारे इस त्योहार का, जो त्योहार सर्वस्पर्शी है, सर्वसमावेशी है, सबके जीवन में रोशनी लाने के संकल्प के साथ में मनाया जाता है। वो त्योहार जो असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, ऐसे त्योहार को विश्व धरोहर की सूची में मान्यता की दिया जाना निश्चित रूप से हम सब के लिए अत्यंत प्रसन्नता और सौभाग्य का विषय है।
मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और आभार ज्ञापित करते हुए उनको पहली बधाई देना चाहता हूं। उजाले के त्योहार दीपावली के यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा कि देश और दुनिया भर के लोगों में गजब का उत्साह है। दीपावली हमारी संस्कृति और मूल्यों से जुड़ा त्योहार है। ये हमारी सभ्यता की आत्मा है। ये रोशनी और सच्चाई का प्रतीक है। यूनेस्को की अमूर्त विरासत की सूची में दीपावली के शामिल होने से इस त्योहार की दुनिया भर में लोकप्रियता बढ़ेगी। प्रभु श्री राम के आदर्श हमें रास्ता दिखाते रहें। दीपावली के पर्व को यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज सूची में शामिल किए जाने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी खुशी जाहिर की है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है। और तो आपको बता दें कि ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है, ये कहना है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का भी आभार जताया क्योंकि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में भारत के दीपावली पर्व को शामिल किया गया है। और आइए अब रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली के भारत मंडपम में मानव अधिकार दिवस के मौके पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा के लिए मानव अधिकार आयोग ने बेहतरीन काम किया है और इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण और कल्याण मानव अधिकार के प्रमुख आधार स्तंभ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा मिला है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां बेटियों की संख्या कम है। मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि सरकार की अनेक प्रभावी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बल मिला है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता है कि आयोग द्वारा सार्वजनिक स्थानों और कर्मस्थलों में महिलाओं की सुरक्षा के विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत की सीमाओं पर बसे गांवों में भी पहुंचना चाहिए, उन्हें भी मानवाधिकार की हर सुविधा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार का पालन केवल एक दिन नहीं बल्कि 365 दिन करना चाहिए। भारत के लोग अंत्योदय में विश्वास करते हैं, जो मानवता के लास्ट पायदान पे खड़े हैं। उनको हर उसी चीज पहुंचाना चाहिए जो एक नागरिक के लिए जरूरत है। भारत की सीमा के लास्ट में जो गांव है, वो गांव हम पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे हैं तो आज से पहुंचना शुरू करेंगे। ये केवल कमीशन का काम नहीं है, समाज का प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है कि उन लोगों को भी मानव अधिकार का हर सुविधा उनको मिलना चाहिए। महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। माओवादी के 11 सीनियर और हार्डकोर कैडर ने महाराष्ट्र की पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ल के सामने आत्मसमर्पण किया। इनमें 2 डिविजनल कमेटी सदस्य, 3 प्लाटून पार्टी कमेटी सदस्य, 2 एरिया कमेटी सदस्य और 4 आम पार्टी सदस्य शामिल हैं। इन सभी पर कुल 82 लाख रुपए का इनाम घोषित था। गढ़चिरौली दौरे के दौरान एकलव्य हॉल में आयोजित कार्यक्रम में डीजीपी ने C60 के अधिकारियों और कर्मियों को उनके साहस और उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। इन अधिकारियों और कर्मियों ने सुदूर लाहेरी वन क्षेत्र में अपनी जान की परवाह किए बिना 61 माओवादियों को आत्मसमर्पण कराने में सफलता प्राप्त की। डीजीपी रश्मि शुक्ला ने बताया कि गढ़चिरौली में लंबे समय से गांव बंदी थी और जब वहां सुख सुविधाएं, चिकित्सा सुविधा
और विकास पहुंचा तो स्थानीय लोगों को समझ आया कि विकास ही बेहतर विकल्प है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2005 से लागू की गई आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति की ओर माओवादी आकर्षित हुए। और आइए सीधा रुख करेंगे संसद का। गृह मंत्री अमित शाह अपनी बात रख रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी,